निफ्टी, सेंसेक्स, बीएससी, ये सारी जो भी बातें हैं बड़ी बड़ी, इनको सबको ब्रेक डाउन एक टर्म कर देते हैं. काफ़ी लोग आजकल कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स आर ओवररेटेड. Why it should not be overrated? Because it is the most easiest and the most convenient tool ना. आप कैसे डाइवर्सिफाई करते हो या आप कैसे सिलेक्शन करते हो फंड्स? सबसे पहले अपनी क्लाइंट्स की ना रिस्क एपेटाइट को समझती हूँ. ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो आपने देखा है कि रिपीटेडली लोग करते हैं? In not believing in yourself. तो हेलो गाइस, आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज ऑफ द गेस्ट. जो गेस्ट है उनका नाम है गरिमा कौशल एंड शी हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड शी हैज़ मोर देन 15 years प्लस एक्सपीरियंस इन वेल्थ एडवाइजरी एंड शी इज़ अ एक्सपर्ट. आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि शी डजंट हैव ग्रे हेयर, बट उनकी जो नॉलेज है इट स्पीक्स वेल. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. थैंक यू फॉर कमिंग एंड Thank you so प्लीज much, ब्रीफ Manveer. योर जर्नी. Thank you so much, Manveer, for calling me on your show. And I am really glad to know कि आप अपने YouTube कंटेंट क्रिएशन और अपने इंस्टाग्राम की फेमस जर्नी से अब एक और थर्ड स्टेप पे आए हो, जहाँ से अब आप पॉडकास्ट भी शूट करने लगे हो और आप अपने इस चैनल पे गेस्ट को बुलाना चाहते हो बिकॉज आपकी इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग है. और शॉर्ट वीडियोस में शायद आप उतना एलैबोरेट करके वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो. अब आपकी ऑडियंस डिजर्व करती है आपसे ये जानना कि उन रील्स के पीछे जो डीप रिसर्च जाती है वो नॉलेज आप कहाँ से लाते हो. And I feel honored and privileged to be present here on his show today. And I will try to add as much value as I can. And अपने बारे में अगर मैं बात करूँ तो I started this financial consultancy journey in the year 2009, and it came to me as a gift of my wedding because उससे पहले I was working with a private company as in the insurance sector. And my background is that I have done economics honors graduation from Delhi University. Post that I have done insurance and actuarial science में Amity University from Noida post graduation. तो वो करते करते आई वॉज वेरी फंडामेंटली क्लियर कि जैसे एक नॉर्मल हर एजुकेशन के बाद जॉब होती है, जॉब के बाद स्केल होता है, स्केल के बाद सेटलमेंट होती है. दैट इज़ हाउ आई वॉज ऑल्सो गोइंग ऑन दैट ग्राफ, बट देन डेस्टिनी हैड इट ओन प्लान. मैंने जब शादी अप्रूव हुई मेरी फैमिली में तो मेरे इन लॉज ने बोला कि क्यों बाहर जॉब करनी है, आप अपने बिजनेस में कंट्रीब्यूट करो. तो आई वॉज लाइक ओके, थोड़ा रेजिस्ट किया बट अल्टीमेटली आई ऑल्सो अग्रीड कि जहाँ सबकी रजामंदी हो वहीं जाना चाहिए. आई वॉज ब्लेस्ड कि मेरे जो इन लॉज थे उनका ऑलरेडी फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का ही एक्सपोजर था अपने बिजनेस के थ्रू. तो मैंने उन्हें ज्वाइन किया. एंड आयरनी इज कि 2009 1st January when I sat on the seat of my own office and I was being treated as a business owner, I had zero knowledge of what I was doing. ओके. मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे लिए आगे क्या प्लेटर में सज के आने वाला है. ग्रेजुअली माय फैमिली सेड कि अब क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे, अब आपको उन्हें कंसल्ट करना है, आपको उनकी क्वेरीज के आंसर करने हैं. तो आई यूज टू थिंक ऑन माई सेल्फ कि जैसे खुद कुछ नहीं आता वो किसी को क्या बता पाएगा. So this is where my journey started. But then the learning never stopped. Probably that was into me कि फिर मेरे clients को मैंने attend करना genuinely शुरू किया जब वो कुछ questions पूछते थे. क्योंकि मैं उस family की न्यू मेंबर थी तो मेरा वेलकम बहुत वार्म हुआ. और मुझे मेरे सारे क्लाइंट्स ने ऐसे ट्रीट किया जो ऑलरेडी मेरी फैमिली के क्लाइंट्स थे कि अभी नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करके फिर हमारे लिए होमवर्क करके हमें बताना. तो आई टुक दैट वेरी सीरियसली गाइज. मैं जब भी कोई कुछ पूछता था कोई कॉन्सेप्ट के बारे में, मैं फिर उसके बारे में बहुत डीप रिसर्च करती थी. किसी से मिलने जाना होता तो वहाँ जाती थी, कोई सेमिनार अटेंड करना हो वो करती थी. करते करते मैं फिर उन क्लाइंट्स का सोल्यूशन निकाल के उनको देती थी. एंड दैट स्टार्टेड वर्किंग इन माई नॉलेज लर्निंग एंड मैं ग्रो करती गई करती गई करती गई. 2012 is the time when I realized कि I was prepared to go on my own in the consultancy profile. My family gifted me the whole business as it is in the Oh, platter, great. which I was saying कि क्या आने वाला है. And since then there is no looking back.
अब उस 2012 के बाद से अपने सारे क्लाइंट्स को मैं इंडिपेंडेंटली हैंडल कर रही हूँ, एंड आई रियली फील ब्लेस्ड टू शेयर इट ऑन द शो कि मैं फोर्थ जनरेशन के पोर्टफोलियो प्लानिंग अब कर रही हूँ। तो जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कोट करा दैट आफ्टर मैरिज आप बिजनेस ओनर बन गए, तो बिजनेसमैन एंड बिजनेस वूमन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा-सा इस पे ब्रीफ़ कर दो कि क्या चैलेंजेस, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो थी मतलब उसके ऊपर आपको क्या चैलेंजेस फ़ेस करने पड़े, उसके बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ़ कर दो? वेरी डिफरेंट एंड वेरी यूनिक क्वेश्चन, बिकॉज सो फार आज तक किसी ने मेरी जर्नी में मुझसे ये पूछा नहीं है, बट आई रियली वांट टू आंसर दिस। क्या होता है, एक बिजनेस मैन वो होता है, हर घर में एक मेल से एक्सपेक्टेड ये होता है कि ही विल गो आउट एवरी डे, वर्क थ्रू आउट द डे एंड कम बैक, टायर्ड भी होते हैं, हैप्पी भी होते हैं, इट्स अबाउट हाउ द डे वेंट, एंड देन उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बीइंग द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। एक विमेन हु इज वर्किंग, वो 2 कंडीशंस में काम करती है। एक, या तो फाइनेंशियल नीड्स होती हैं घर की, तो वो प्रेशर में काम करती हैं, और एक जो बहुत एम्बिशन रखती हैं, वो एमफुल होती हैं अपनी लाइफ में, और उनको होता है कि हमें बहुत कुछ ग्रो करना है, अपने टैलेंट को यूज़ करना है, तो वो काम करती है। बट देयर इज़ ऑलवेज़ अ स्ट्रगल बिहाइंड अ वर्किंग वुमन एट होम, बिकॉज़ घर पे पीछे से ना एक्सपेक्टेशन मैन से नहीं होती है, वुमेन से होती है। ये आई वुड से कि एवरीबॉडी एग्रीज टू द फैक्ट। मेरे लिए क्या डिफरेंस हुआ, आई वॉज एम्बिशियस, आई वॉज एजुकेटेड, रादर आई हैव बीन अ गोल्ड मेडलिस्ट इन माई पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड आज भी वो चीज़ मुझे बहुत याद आती है। हुँ, हुँ। तो ये सब करते करते व्हेन आई वॉज इन द फैक्ट ऑफ गेटिंग मैरिड, तो डेफिनेटली ये इस सब के लिए अचीव नहीं किया था कि घर बैठना है। राइट, ओके। जॉब भी कर रही थी, हुँ, कैंपस हुँ। प्लेसमेंट हुई थी और बहुत अच्छी प्लेसमेंट हुई थी। तो आई वाज़ इन अ डिलेमा कि मैं जॉब छोड़ूँ, अगर जॉब छोड़ दूँगी तो हाउसवाइफ तो नहीं बनना। बट नाउ कम्स द रियल चैलेंज। लोग मुझे आके ये बोलते हैं कि यू आर लकी कि तूने जॉब छोड़ी और तुझे तो फटाफट बिज़नेस ने मिल गया। बट नोबडी रियलाइजेज़ कि जिस दिन मुझे उस ऑफ़िस में लाके बिठाया गया था, मैं ना ऑलरेडी एक ऑनगोइंग प्रोसेस का पार्ट बनी थी। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। यस, हुँ, यस, और उस प्रोसेस में माय इन-लॉज़, माय हस्बैंड, दे वर वेरी सक्सेसफुल। They have set the expectations of the clients to a level, and I did not had to start from the scratch, I had to match to that level. तो और मैं अननोन इन टर्म्स ऑफ हाउ टू गिव कंसल्टेंसी, हाउ टू प्रोवाइड एडवाइजरी, अभी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बहुत रॉ थी। कोई अपने बिजनेस की ट्रेनिंग नहीं मिलती है ना कहीं पे। जब जॉब ज्वाइन की थी तो 15 दिन की ट्रेनिंग हुई थी ऑन साइट, प्रोबेशन पे थी। मेरे जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने मुझे डे टू डे गाइड किया, माय मतलब यू हैड द मैनेजर्स। स्किल्स बट वो नरिश करने के लिए करने टाइम तो के लिए चाहिए नहीं ऑफ था, कोर्स। हाँ, बट जब बिजनेस मिला तो दैट इज हाउ आई वाज नाइदर अ बिजनेस वुमेन, क्योंकि स्क्रैच से स्टार्ट नहीं किया था। आई वाज नॉट द बिजनेस मैन, बिकॉज मेरे को ये कहा गया था कि क्योंकि तू टैलेंटेड है तो यू शुड वर्क। आई वॉज अ बिजनेस ओनर बिकॉज मेरे को एक फैमिली बिजनेस रनिंग हाउस में बिठा दिया, और उस पैटर्न से कि बिकॉज द अदर टू वर टेकिंग केयर ऑफ द क्लाइंट्स विद द देयर एक्सपर्टीज, आई वॉज आस्क्ड टू provide my new expertise, which was knowledge based because I was educated. So that is how my journey was different, but I paved through it, एंड आई वांट टू से इट ऑन कैमरा। 2009 फर्स्ट जनवरी से लेके 2009 का 31 दिसंबर, 365 डेज, नॉट अ सिंगल डे वेंट बाय जब मैंने ये ना सोचा हो कि मैंने जॉब क्यों छोड़ी और मैं ये क्या कर रही हूँ। वो एक साल आई वॉज लर्निंग, आई वॉज बींग एबल टू आंसर, and I was being able to give the deliveries as per expectation. But at the same time, I was not able to forget that I had a wonderful job. ओके, ओके, मेक सेंस। और एक्चुअली डिफ़िकल्ट होगा बिकॉज़ आपने प्रिपेयर्ड नहीं थे बिफोर मैरिज और आपने इतनी जैसे आपने एजुकेशनल अपनी जर्नी बताई, सो यू आर नॉट रेडी फॉर इट। बट आपको मे बी वो फोर्सफुली तो नहीं था, बट नहीं, बाय यस वो फोर्सफुली नहीं था ऑफ कोर्स, बट आपको वो अपॉर्चुनिटी सिचुएशन मिली थी वो। या सिचुएशन थी, तो वो आपने अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी एंड नाउ यू आर डूइंग वेल। सो आई वांट टू नो दैट आपके पास मोर देन 15 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है Yes. एंड हाउ इज इट गोइंग नाउ विथ योर क्लाइंट्स? आपके पास किस टाइप के क्लाइंट्स आते हैं एंड हाउ डू यू डील विद देम? मुझे थोड़ा उसके ऊपर गाइड करोगे आप?
I would like to say that I'm very happy. I enjoy working what I'm doing today. Probably this is what was meant for me. एंड शायद मैं जॉब में होती तो आज पक्का मैं जॉब में क्रिप कर रही होती कि मेरे से वो 9 to 5 स्ट्रगल ठीक ठाक पोजीशन मिल जाती है, ऐसा डाउट तो नहीं था अपने ऊपर। बट आज जो मज़ा आता है ना, वो शायद पक्का नहीं आता। बिकॉज आज ना आई लिसन टू स्टोरीज एंड आई एम पार्ट ऑफ अ फैमिली हु कम्स टू मी विद अ ट्रस्ट कि मैं उनके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बिल्डिंग में, उनकी जर्नी में उनका साथ दे रही हूँ। एंड आज तक शायद जितनी दुआएं इस प्रोफेशन में ले ली है ना, जॉब में तो गाली खा रही होती पक्का अपने सीनियर से, अपने मैनेजर से, इन मतलब अपने जो एक्सपेक्टेशंस होती उन लोगों से। बिकॉज अल्टीमेटली बिजनेस का मतलब ये होता है कि जितनी मेहनत आप कर रहे हो उसका फल आपको मिलेगा। जॉब में अगर मैं मेहनत तो करती क्योंकि वो तो डीएनए में था, बट शायद उसका जो फ्रूट है वो मेरे नहीं, मेरी कंपनी के ब्रांड को मिलता। तो आई वुड हैव बीन अन एम्प्लॉय ओनली। सो फॉर दैट मैटर आई एम थैंकफुल टू माई फैमिली, टू माई पेरेंट्स जिन्होंने मुझे ये एक प्लेटफॉर्म दिया, एंड टू माई नरिशमेंट, टू माई मदर। बिकॉज जेन्युइनली अगर बचपन से ये डंडा नहीं पड़ा होता ना कि थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई की इंपॉर्टेंस को समझ लो, तो यहाँ तक नहीं पहुँचते। अब बात करते हैं कि क्यों एंड कैसे मुझे एडवाइजरी की जर्नी में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। क्या होता है ना, आपने आप किसी को कोई बात कही और उसने आपकी उस बात को सुन के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करी एंड एक चेंज फील किया एंड वापस आके आपको फीडबैक दिया। दैट आप मतलब इट हैपेंड विद मी व्हेन आई यूज्ड टू टेल जेनरिक एडवाइस टू पीपल। दे यूज्ड टू क्रॉस अगेन, कभी किसी रीजन से कभी किसी रीजन से मिले, एंड दे सेड कि गरिमा यू टोल्ड अस दिस थिंग एंड वी ट्राइड इट एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि आपके कहने से ये हुआ, आपके कहने से ये नहीं हुआ। लाइक स्मॉल एडवाइजेस, लाइक आई स्टिल रिमेंबर 2010-11 की बात है, तो माय क्लाइंट्स यूज्ड टू कम टू मी एंड टेल मी। एक ही, अगर आपको शायद ध्यान हो तब ना प्रिंट्स निकलते थे इसकी, म्यूचुअल फंड की अगर कोई राइट। इन्वेस्टमेंट करता है तो हाँ, हर हाँ। महीने घर पे पोस्ट आती थी। राइट। और एक ही पोर्टफोलियो, एक ही स्कीम के फोलियो के हर महीने के डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट स्टेटमेंट, एक फाइल बना रखी है इतनी मोटी। तो आई सेड, एक अंकल थे, मैंने कहा अंकल इतनी मोटी फाइल एक ही स्कीम की? कहते बेटा इससे ना एनएवी ट्रैक हो जाती है कि पिछले महीने क्या एनएवी थी और अभी क्या एनएवी है और मैं प्रॉफिट में हूँ कि नहीं हूँ। तो आई सेड अंकल ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, आपको मैं एक छोटा सा प्रोसेस बताती हूँ। गूगल पे गए, गूगल पे जाके फंड का नाम लिखा, फंड की एनएवी हिस्ट्री डाली और मनी कंट्रोल तब भी था। तो बोला मैंने कि अंकल इसमें आप अपनी डेट ऑफ परचेज और आज की डेट डाल दो, तो आपको पूरी हिस्ट्री आ जाएगी और वहां से 1 मिनट में आप देख लोगे। तो एक स्कीम की एक शीट रखो ना अपडेटेड, पिछली शीट को हटा दो। तो दैट वाज लाइक कि ही फाउंड इट सो कन्वीनियंट एंड ही वेंट बैक एंड शेयर्ड विद हिज सन, एंड हिज सन सेड कि पापा ये बात मैं आपको पिछले 2 साल से बोल रहा हूँ। तो ही केम बैक टू मी एंड इनके बेटे मेरे पास आए आके कहते गरिमा व्हाट डिड यू से टू माय फादर? मैं 2 साल से उन्हें बोल रहा हूँ कि इतनी रद्दी मत इकट्ठी करो, नहीं सुनते थे, तुमने एक बार बोला एंड ही लिसन टू मी। सो दैट वाज द मोमेंट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कि ओके, इफ आई एम एडिंग वैल्यू ऑन बेसिक थिंग्स तो दैट वर्कड। फिर अंकल ने मुझसे ये पूछना शुरू करा कि किन स्कीम में इन्वेस्ट करूं, तो मैंने उस पे भी उनको अंकल की एज के हिसाब से बताना शुरू किया। यंग लोग आए, उनको उनकी एज से बताना शुरू किया। तो मुझे भी ये समझ में आया कि एवरी इंडिविजुअल हैज़ डिफरेंट गोल्स इन लाइफ। तो मैंने फिर उनकी गोल बेस्ड प्लानिंग स्टार्ट करी। करते 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 आई रियलाइज्ड कि आई एम एबल to bring value to my customers, to my clients, to my knowns, family, friends. Portfolio planning, I'm able to simplify it for them. I'm able to define the goals which probably they don't know. Yes. So, all this led me to this journey of being an advisor. So now I'm a certified advisor. मैं license अपना हर 3 साल में renew करती हूँ। आई ऑल्सो हैव अ सर्टिफिकेशन फॉर एस्टेट प्लानिंग। तो जनरेशनल वेल्थ कैसे क्रिएट करनी है उसके बारे में भी मैं गाइडेंस देती हूँ। प्लस क्योंकि मेरी एजुकेशन जनरल इंश्योरेंस की है, तो मैं जनरल इंश्योरेंस में भी डिसेंट पोर्टफोलियो होल्ड करती हूँ, तो मेरे क्लाइंट्स की वो नीड्स को भी हम केटर करते हैं। इक्विटी, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड प्रोबेबली बॉन्ड्स, एफडीज, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह भी होते हैं, सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, उसका भी सारा सपोर्ट करते हैं। तो हर टाइप के क्लाइंट्स जॉब में हैं, अच्छी सीनियर पोजीशन में हैं,
स्टार्टिंग स्टेटस पे हैं, अच्छे बड़े बिज़नेसमैन हैं, स्मॉल बिज़नेस हाउसेस हैं, सब इवन आई वुड से आई हैव अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स हू आर माय क्लाइंट्स। बिज़नेसमैन ना शायद फिर थोड़ा-सा एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, पर जो प्रोफेशनल्स होते हैं स्पेशली डॉक्टर्स, दे आर द वन्स हू आर लीस्ट इन्वॉल्व्ड इन देयर फाइनेंशियल्स। टाइम नहीं है उनके पास, बट उनकी इनकम बहुत अच्छी है। तो वो मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं। डॉक्टर्स का पोर्टफोलियो बनाने में मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि वो बिल्कुल मेरे हिसाब से चलते हैं। ग्रेट, ग्रेट। दे डोंट काउंटर। लेट्स सपोज आपने बताया कि आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, यू आर एडवाइजिंग एंड आप इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो और बहुत टाइप के क्लाइंट्स आपके पास हैं। लेट्स सपोज एक क्लाइंट है, हम आप मुझे ब्रीफ करना उस बारे में। लेट्स सपोज आपके पास एक क्लाइंट आता है, आप उसे क्या क्वेश्चंस पूछते हो? जैसे लेट्स सपोज मैं ही आपका एक क्लाइंट हूँ, मुझे लेट्स सपोज 50,000 रुपीज़ या 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं मंथली बेसिस पे, तो आप क्या क्वेश्चंस पूछते हो? मतलब बिकॉज़ इन्वेस्ट करने से पहले भी कुछ चीज़ें होती है जो आपको जाननी पड़ेगी एज़ अ वेल्थ एडवाइज़र, तो आप वो बताइए मुझे? वेरी गुड, बिकॉज दिस विल रियली हेल्प मी ब्रेक इट डाउन एंड सिंप्लीफाई फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम किसी अच्छे ब्रांडेड एडवाइजरी कंपनी में जाते हैं, पहले उनके पीए मिलते हैं, पीए आपके पास एक क्वेश्चनेयर रखते हैं, आपको उस क्वेश्चनेयर पे आंसर देना होता है, फिर अंदर जाके सर मिलेंगे या मैम मिलेंगी। तो ये ना एक दिखाने की बात होती है। अगर ये दिखा के सिस्टम चलता होता ना, तो शायद मैं 2009 में ये सिस्टम डे वन पे ही लगा लेती। ऑनेस्टली मेरा सिस्टम बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हम्बल रह के भी और बहुत क्लोजली अपने क्लाइंट के साथ एसोसिएट होके भी और उसकी रियल लाइफ नीड्स को एनालाइज करके आप उनका पोर्टफोलियो बनाओगे तो ओके, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अ लॉट ऑफ पीपल हु आर अर्निंग डोंट नो इफ दे हैव गोल्स और इफ दे डोंट हैव गोल्स। उनके गोल डिफाइन करने के लिए ना हमें उनको उनका रिलेशनशिप विद मनी क्रिएट करना पड़ता है। आज अगर इस रूम में हम 4 लोग बैठे हैं, एवरीबॉडी हैज़ अ डिफरेंट रिलेशनशिप विद मनी। आपको शायद 10,000 खर्चने से पहले 2 बार नहीं सोचना होगा, किसी और को 10,000 खर्चने से पहले 10 बार सोचना होगा। उसके लिए 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट अपने आप में बड़ी बात है, आपके लिए 1 लाख रुपए बड़ी बात नहीं है, बिकॉज़ आप दोनों के ना जर्नी डिफरेंट रहे हैं। तो मैं जब मेरे क्लाइंट्स के साथ बैठती हूँ, तो सबसे पहले उनसे ये पूछती हूँ कि इन्वेस्टमेंट क्यों करना है? ओके, व्हाट इज़ द गोल? मेन गोल क्या है आपका? एग्जैक्टली तो हुँ, बहुत लोग तो बिल्कुल क्लियर हैं, पर जो कुछ थोड़े लोगों से को गोल पता ही नहीं होता है एग्जैक्टली एक्चुअली। यस, जो लोग क्लियर हैं उनके लिए तो थोड़ा इजी हो जाता है। सम पीपल से दैट इन 5 years डाउन द लाइन वी वांट टू अपग्रेड टू अ बिगर हाउस, तो वी प्लान इट अकॉर्डिंगली। सम पीपल से दैट आई एम यंग कपल आया मेरे पास दैट वी विल एक्सटेंड इन अ फैमिली, तो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ग्रोथ चाहिए, फिर अपने लाइफस्टाइल पे स्पेंड करने के लिए हमें हॉलिडे करना बहुत शौक है, उसके हिसाब से चाहिए। एंड देन डेफिनेटली लॉन्ग टर्म गोल है कि वेल्थ अच्छी होगी, घर भी ले लेंगे और रिटायरमेंट भी प्लान करनी होगी और बच्चे की एजुकेशन भी होगी। तो वो बहुत दूर है गोल, उसके हिसाब से वैसे प्लानिंग। तो अगर किसी का इन्वेस्टेबल कॉर्पस एक्स अमाउंट है, तो हम उनकी उनसे डिस्कस करके ये समझ जाते हैं कि उस एक्स अमाउंट में से कितना परसेंटेज लॉन्ग टर्म वाले पे डालना है और कितना शॉर्ट टर्म वाले पे। आप बिलीव करेंगे मेरे पास ऐसे भी कितने सारे लोग आते हैं जो आके ये कहते हैं, किसने देखा है कल? आज बताओ, जल्दी से बताओ पैसे कैसे बनेंगे और मेरे को उस पैसे पे एन्जॉय करना है। मुझे नहीं सोचना बाद की बात है, मैं जब थोड़ा बड़ा हो जाऊँगा, मम्मी-पापा से बहुत पैसे मिलने वाले हैं, आई विल टेक केयर ऑफ इट। तो मुझे तो हर साल आईफ़ोन अपग्रेड करना है, गाड़ियाँ अपग्रेड करनी है, लाइफ़स्टाइल अच्छी करनी है, रोज़ मेरे पास पैसे होने चाहिए। ऐसे भी लोग आते हैं, तो उनको भी राइट, पोर्टफ़ोलियो बनाने के लिए हम उनको भी असिस्ट करते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी हैंडल एंड यही कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके बेसिस पे ये आंसर निकालना आसान होता है। बट मोर और लेस क्योंकि मेरे रिलेशंस इतने अच्छे हो गए हैं मेरे क्लाइंट्स के साथ, तो उनको मैंने एक स्टेप अहेड कर दिया है इन फाइनेंशियल लिटरेसी एंड प्लानिंग, कि मैं उन्हें बस यही कहती हूँ कि जैसे ही आपके पास सरप्लस पैसे हों, बिफोर थिंकिंग अबाउट गेटिंग एक्स्ट्रावेगेंट इन लाइफस्टाइल, मुझे याद कर लिया करो और मुझे एक कॉल कर लिया करो। और आपके उस कॉल पे मैं आपको एक छोटी सी पीस ऑफ एडवाइस ये दे देती हूँ कि अगर आप अपनी रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स में बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टॉप अप करते रहोगे, तो शायद आपका गोल जो 5 साल का था वो 3 साल में अचीव हो जाएगा और जो 20 साल का था वो 15 साल में अचीव हो जाएगा। सो आई नाइस, कीप टेलिंग देम। वेरी नाइस।
वेरी नाइसली पुट। पर जैसे आपने बताया ना कि आजकल लोग काफ़ी ये चीज़ है कि उन्हें कोई प्लानिंग नहीं करनी, उन्हें बस आज जीना है, ठीक है? आज की लाइफ जीनी है, आज मतलब उन्हें एंजॉय करना है। और हम किसकी बात करें सबको पता है, जेनजी की बात करें। जेनजी ऑडियंस यही चाहती है कि हम आईफोन लें, हम नई कार लें। बट अगर आप उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में पूछोगे कि आपके कितना आपने सेव करा है अभी तक, आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, तो वो कहेंगे कि ये तो डेट पे लिया है मैंने। मतलब वो ईएमआई पे लोन, ले रहे हैं लोन, सारी चीज़ें, लोन, राइट? हाँ। फ़ोन्स भी ईएमआई पे ले रहे हैं। आजकल तो टिकट्स भी, जो कॉन्सर्ट की टिकट्स आती है वो भी ईएमआई पे मिलती है। माय गॉड! तो वो सीरियसली? एक्चुअली ये देखा है मैंने कि लोगों ने ईएमआईज़ पे कॉन्सर्ट की टिकट्स ली है। एंड दे आर नॉट इन्वेस्टिंग, मतलब 50-50 हज़ार रुपए की दे आर इन्वेस्टिंग इन दी कॉन्सर्ट टिकट्स, बट दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन दी मार्केट्स। अच्छा। तो आपका उनके ऊपर क्या टेक है? बट मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड बी द आइडियल अमाउंट? आपके अकॉर्डिंग आइडियल अमाउंट क्या है जो एक पर्सन के पास होनी चाहिए आफ्टर मे बी 20 इयर्स या 30 इयर्स? एंड ओके, इससे डिसाइड कैसे करते हैं? ओके। सो डेफिनिशन ऑफ आइडियल अमाउंट ना किसी के लिए अलग हो सकती है, किसी के लिए कुछ और हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द लाइफस्टाइल यू वांट टू लिव 20 इयर्स डाउन द लाइन और नाउ। मैं एक चीज़ सबको समझाती हूँ कि क्या कोई चाहेगा, आप अपना एग्जांपल बताना, आज आप एक ब्रांडेड क्लोथिंग में हो, गाड़ी है आपके पास स्मार्ट वॉच है, स्मार्टफ़ोन है, तो आज कमा रहे हो, खर्च भी रहे हो। क्या ऐसा चाहोगे कि 15 साल के बाद आप अचानक से नॉन ब्रांडेड कलेक्शन पे आ जाओ, गाड़ी की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे घूमने लगो, नॉर्मल सा फ़ोन ले लो और अपग्रेड भी ना करो अपने आईफ़ोन के प्रोडक्ट्स को? नहीं, नहीं चाहूँगा, ऑफ नहीं कोर्स नहीं चाहोगे। चाहूँगा। सो दैट मीन्स आप अपने आप को यहाँ से 15 साल बाद यहाँ से बेटर ऑफ ही समझते हो। क्या दूसरा फैक्टर आप डिनाई करोगे मुझे कि आज से 15 साल बाद आज से, और वो तब में इन्फ्लेशन हो चुकी होगी तो थिंग्स विल बी कॉस्टलियर? इट विल बी कॉस्टली, यस। So that means if today you are earning 1 lakh rupee and you're able to live this lifestyle, factoring in 5% 6% inflation on a generic basis, क्योंकि ये पॉडकास्ट पे हम बहुत टेक्निकल बात नहीं कर रहे हैं, we know the inflation is different for education inflation is different for medical industry. यस, इट इज़ लाइक इन्फ्लेशन इज़ ग्रोइंग लाइक हेल्थ Yes, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इट्स अराउंड yes. 13-14%। Yes, yes, yes. यस। So you know about the हुँ, fact, but then on the generic basis हम 6% मान के चले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करती है। तो आज से 15 साल के बाद आज जो चीज़ अभी आपका ये आईफोन 1 लाख रुपए का है, तब ये आईफोन शायद 2-2.5 लाख का हो चुका होगा। बिल्कुल। आज आप 1 लाख रुपए पे ये मेंटेन कर पा रहे हो, तब आपको कितने चाहिए होंगे? इस फिगर तक पहुंचने के लिए मैं मेरे जेंसी क्लाइंट्स के साथ भी बहुत बात करती हूँ और मैं उन्हें ये कहती हूँ कि इफ़ यू हैव ट्रस्ट ऑन यू एंड यू कैन गिव इट टू मी इन राइटिंग ऑन अ स्टैम्प पेपर कि आपकी जॉब कभी नहीं जाएगी, आपका बिजनेस कभी डाउन डाउन नहीं होगा, और आज आप 1 लाख कमा रहे हो, 15 साल के बाद आप 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए कमा रहे होंगे इस लाइफ को सस्टेन करने के लिए, तो डोंट इन्वेस्ट, enjoy. But if you cannot give it to me in writing on a stamp paper that कि मैं इन्फ्लेशन बीटिंग इनकम अर्न कर रहा हूँगा, तो चुपचाप इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर लो। नहीं तो कहीं से टूट के पैसे नहीं आएंगे। ना घर वाले वो पेड़ लगा सकते हैं, ना तुम पेड़ लगा सकते हो। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे जिन्होंने पेड़ लगाया था, जिन्होंने घर खरीद लिए, जिन्होंने जमीनें खरीद ली, प्लॉट खरीद लिए। आने वाले टाइम पे ना ज़मीन अवेलेबल है बिकॉज़ इट्स अ लिमिटेड रिसोर्स, और ना हम उतने कैपेबल हैं जो इतनी महँगी चीज़ के लिए पैसे जोड़ पाएँगे। हम ऑलरेडी डेट ट्रैप का पार्ट बन चुके हैं। इतने लोन्स ले रहे हैं हम अपनी लाइफ में कि हम छोटी-छोटी खुशियाँ लोन पे लेके एन्जॉय करना चाहते हैं। वी फॉरगेट द फैक्ट कि लोन का जो पे बैक इंटरेस्ट है, उसका कंपाउंडिंग इम्पैक्ट आपकी वेल्थ पे कितना इरोडिंग इफ़ेक्ट देता है। ऑफ कोर्स। एंड अगर हम जेन ज़ी की बात करें तो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट क्रेडिट कार्ड्स। यस। जेन ज़ी सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स यूज़ कर रहा है, एंड नाउअडेज़ सब चीज़ों के लिए क्रेडिट कार्ड्स है। आपके पास शॉपिंग क्रेडिट कार्ड अलग है, ट्रैवल क्रेडिट कार्ड अलग है, यूपीआई क्रेडिट कार्ड्स अलग है। सो मुझे लगता है कि ये डेट ट्रैप इसी से बन रहा है। बट आई बिलीव क्रेडिट कार्ड्स आर वेरी यूज़फुल। मैं यूज़ करता हूँ, मेरे पास सारी तरीके के क्रेडिट कार्ड्स हैं। बट ओनली वन थिंग इज़ दैट कि आई एम डिसिप्लिन्ड इन टर्म्स ऑफ कि मैं उसे यूज़ करता हूँ एंड पे भी टाइम पर करता टाइम हूँ। पे करता हूँ। आपका सिबिल स्कोर आप येस, नहीं खराब होने देते। येस, एंड इट इज़ 780, मेरा स्कोर 780 है, तो वो क्यों है? हुँ। वो मैं भी जेन ज़ी हूँ बट मेरा स्कोर 780 है। बट काफ़ी लोग डेट ट्रैप में हैं।
एंड आपको ये पता है कि क्रेडिट कार्ड का मतलब जो इंटरेस्ट है वो सबसे हाई है। Yes, यस इट्स 4% per month. यस If you delay your payments, it is 4% per month. So probably credit card people are the smartest to trap those people who are the weakest to use the credit card. And आपको मैं लोन से एक बात बताऊं, आजकल ना एक और बहुत नॉइज है मार्केट में कि घर मत खरीदो अगर आप यंग कपल हो। आप उतने पैसे को अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करो और जब बहुत बड़ा कॉर्पस डेवलप हो जाए तब जाके घर खरीदो। आई डिनाई दिस कॉन्सेप्ट कंप्लीटली बिकॉज आई कैन गिव यू अ वेरी वेरी क्लासिक एंड सिंपल एग्जाम्पल। माई बेस्ट फ्रेंड, हम स्कूल में साथ पढ़े हैं, हम कॉलेज में साथ पढ़े हैं, हम लोगों की शादी आसपास ही हुई है। तो व्हेन शी गॉट मैरिड, उनके फादर ने उनको बोला कि बेटा आप घर ले लो। तो उनके हस्बैंड भी उस डिसीजन में सपोर्ट कर रहे थे, तो बोथ ऑफ देम टुगेदर बॉट अ हाउस इन अ वेरी नियरिंग मैरिज लाइफ। उन्होंने 1-1.5 साल रेंट पे रह के उसी सोसाइटी में घर खरीद लिया एंड दे बोथ टुक अ लोन। दिस आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट 10-12 years बैक। दोनों 30,000 रुपीज की अपने अकाउंट से EMIs पे कर रहे थे उसकी, एंड दोनों डिसेंट कमा रहे थे। तो दे सेड कि ठीक है वी कैन अफोर्ड, बट अपना घर एक जो वैल्यू ऐड करता है ना आपके अंदर, एक सेटिस्फैक्शन को डेवलप करता है, उसकी ना कोई कॉम्पिटिटिव फीलिंग नहीं है। यस देयर इज ओनिंग अ हाउस इज अ बिगेस्ट स्ट्रेंथ यू कैन हैव इन द कंफर्ट जोन। तो वो बहुत प्राउड होके पूरे ग्रुप में ये कहते थे कि हमने अपने बलबूते पे घर खरीद लिया। उनके फादर ने बहुत सही एडवाइस दी थी उनको। अब क्या था, 10 years तक बोथ द कपल वर माई क्लाइंट्स, बोथ द पर्सन्स, मतलब मेरे फ्रेंड एंड उनकी वाइफ मेरे क्लाइंट हैं। और उन दोनों ने जैसे जैसे कैपेसिटी थी 5-5 हज़ार से सिप स्टार्ट करी, फिर धीरे धीरे बस उन्होंने मेरी इतनी एडवाइस को फॉलो किया, उसको 10 किया, 15 किया, 20 किया, 25 किया। अभी पिछले साल 2025 में उनकी 40,000 की SIPs चल रही थी। और 10 साल में उन्होंने जो EMIs पे करी लोन की वो अलग। अभी ये जो 40,000 का उन्होंने जो SIP यहाँ तक ले आए थे 5,000 से शुरू करके, दे बोथ हैड अ पोर्टफोलियो ऑफ 75 lakhs। एंड उस 75 लाख में से उनका जो लोन का 35 लाख अमाउंट बचा हुआ था, उन्होंने वो जाके उसको रीपे कर दिया। एंड टुडे दे बोथ, इन द स्पैन ऑफ 12 years, दे ओन अ हाउस विच इज डेट फ्री। आज भी वो 40,000 की सिप चल रही है। और जो 30,000 जो EMI में जा रहा था, 60,000 फर्दर फैमिली सिप में ऐड कर लिया है। नाइस तो वेरी मेरे नाइस साथ बैठ के उन्होंने क्या कैलकुलेशन करी कि जो 10 years में हमने सिप में पैसे कमाए हैं, आज अगर हम वो पैसे लोन में पे कर दे, तो जो लोन का EMI है उतने अमाउंट को हम यहाँ डाल दे तो हम वो कितने टाइम में रिकवर कर लेंगे पैसा जो हमने लोन में पे ऑफ कर दिया। हमने कैलकुलेशन करी, थोड़ा एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाया, एंड लेट्स बी पॉजिटिव कि मार्केट साथ देंगी, 5 साल में वो वापस रिप्लेनिश हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं स्मार्ट प्लानिंग। अगर कोई एडवाइजर आपके साथ अटैच्ड है और वो आपको एक गोल, आपने कहा था ना लोगों के पास गोल नहीं होता है। फर्स्ट थिंग शी डिड वाज व्हेन दे बोथ डिसाइडेड कि हमें लोन को रीपे कर देना चाहिए, शी कॉल्ड मी एंड शी सेड डू यू अग्री कि हमें लोन रीपे कर देना चाहिए। आई सेड लेट मी लुक एट द पोर्टफोलियो एंड आई सॉ एंड आई सेड बस 35 लाख देने हैं। कल दिया यार, तेरे 35 लाख तो मैं 5 साल में बनवा दूंगी। और बन रहे हैं। सो दिस इज सिंपल। सो अगर और ये कभी आज हम मिलेनियल्स हैं, तो हम लोगों को डायरेक्शन मिली, हमने फॉलो करी और हमने अचीव कर लिया। यही जेंजी पे भी अप्लाई होता है कि ओके डायरेक्शन मिलेगी, आप फॉलो करो एंड यू विल मेक इट। वेरी नाइस वेरी नाइस ओके ग्रेट अब जैसे आपने बताया कि आपके इतने सारे क्लाइंट्स हैं एंड क्लाइंट्स आपकी मतलब चीज़ें फॉलो भी करते हैं बट व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू यू सजेस्ट देम वो क्या है प्लीज़ बताओगे आप मतलब आप म्यूचुअल फंड सजेस्ट करते हो स्टॉक सजेस्ट करते हो क्या सजेस्ट करते हो आप ऑनेस्टली अगर मोस्टली क्या कोई मेरे सजेस्ट करते पास हो आएगा तो मैं तो क्योंकि सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो मैं हम्म म्यूचुअल फंड ही सजेस्ट करूँगी। हम्म बट अगर समबडी हु इज क्वाइट ओल्ड विद मी एंड करते करते दे हैव बिकम सीजन्ड नाउ, और उनको मार्केट के अप एंड डाउन्स की नॉलेज हो गई है, दे हैव सीन द फॉल्स इन द लास्ट 10-12 years एंड दे नो कि हाउ मार्केट रिस्पॉन्ड्स। अभी कोविड में तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, ऐसा लग रहा था कि इट्स गोना बी एंड ऑफ द वर्ल्ड, बट देन मार्केट का रीबाउंड कितना स्ट्रांग था।
तो अब तो ट्रस्ट काफ़ी अच्छा हो गया है। तो जो थोड़ा खुद भी कर लेते हैं एनालिटिकल स्टडी, उनको मैं कहती हूँ कि आप अपना स्टॉक का पोर्टफोलियो बना लो। थोड़ा बहुत मैं एडवाइस कर देती हूँ कि सही है या गलत है। आई जस्ट गिव द डायरेक्शन बट आई डोंट एडवाइस स्टॉक बिकॉज़ आई एम नॉट अ रिसर्च एनालिस्ट, सेबी के थ्रू रजिस्टर्ड नहीं हूँ। बट एट द सेम टाइम आई डू रिकमेंड कि जो थोड़े एज में मैच्योर हो रहे होते हैं लोग, उनके पोर्टफोलियो में मैं उनको कंजर्वेशन रेकमेंड करती हूँ। तो आई डू रेकमेंड टेकिंग एफडीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी थोड़ा सजेस्ट करती हूँ। पोस्ट ऑफिस के भी कुछ लोग फैंस हैं, मैं उन लोगों को पोस्ट ऑफिस भी सपोर्ट करा देती हूँ। वहाँ पे रेकरिंग डिपॉजिट और एमआईएस की स्कीम्स होती हैं। बाकी मैं सबको बोलती हूँ कि पीपीएफ इज़ अ वेरी गुड टूल। हर एक को पीपीएफ ज़रूर मेंटेन करना चाहिए बिकॉज वहाँ पे टैक्स फ्री कंपाउंडिंग होती है। एंड एक अच्छी बात ये है कि जब कोई पीपीएफ लेता है ना, हुँ, क्योंकि ये स्कीम ही 15 साल की है, तो वो 15 साल रुकने के लिए वहाँ प्रिपेयर्ड होता है। राइट। कोई हाँ, म्यूचुअल फंड लेता है ना, क्योंकि ये ओपन एंडेड है ना, यहाँ पे कोई रुकने के लिए तैयार नहीं होता है। यहाँ आप अपने बिहेवियर की वजह से वेल्थ इसलिए नहीं बना पाते हो क्योंकि आप पैनिक करने लग जाते हो। तो ये प्रॉब्लम है। सो आई रिकमेंड एवरीथिंग, वन शुड हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। एंड मैं अपनी नॉलेज से बाकी सारे टूल्स रेकमेंड करती हूँ, बट मैं प्रैक्टिकली फैसिलिटेट म्यूचुअल फंड्स करती हूँ। ओके। अब म्यूचुअल फंड पे ही मेरा क्वेश्चन है आपसे। काफ़ी लोग आजकल कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स आर ओवररेटेड। व्हाट डू यू थिंक? Why it should not be overrated? Because it is the most easiest and the most convenient tool ना। हुँ, जो ओके। चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो राइट, जाती है राइट, है मेक्स ना? सेंस, येस। जहाँ देखो वहाँ एसआईपी की बात हो रही है, जो देखो वो ये कह रहा है कि म्यूचुअल फंड ले लो सब सही है। अब तो एमफी की एड भी यही है, म्यूचुअल फंड सही है, तो म्यूचुअल सही इसीलिए है। ओवररेटेड है। बट इसकी दूसरी जो साइड है वो ये है, the only instrument wherein there is a technical fund manager who's doing research and analysis of your portfolio, एंड वो आपके बिहाफ पे सारा दिन अपनी डेस्क पे बैठ के आपके पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा है। सेकंड, 500 रुपए से आप इंडिया की टॉप 100 कंपनीज के शेयर होल्डर बन सकते हो। कोई है ऐसी जगह जहां से आपको ये एडवांटेज मिले? नहीं है। निफ्टी, सेंसेक्स, बीएसई, ये सारी जो भी बातें हैं बड़ी-बड़ी, इनको सबको ब्रेक डाउन एक टर्म कर देता है म्यूचुअल फंड। आपको 100 स्टॉक्स पे, 100 सेक्टर्स पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ के करंट अफेयर्स को जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप सो रहे हो और आपकी वेल्थ बन रही है। येस, आपने इन्वेस्टमेंट करी है, आपने 5 साल उसको छोड़ दिया, 5 साल के बाद कोई इन्वेस्टर मुझे उठ के आज अगर ये कह देना कि मेरे पैसे नहीं बने, तो आई कैन गिव देम देयर मनी बैक बिकॉज़ ऐसा मेरे को आज तक कोई नहीं मिला। एवरी 5 टू 6 ईयर साइकिल, बिकॉज़ इकोनॉमिक्स पढ़ी है हमने, वी सी अ अप एंड डाउन, एंड उन अप एंड डाउन्स में डेफ़िनेटली बीच में कुछ ऐसा फ़ेज़ आया होगा, वैल्यू नीचे भी गई होंगी और वैल्यू ऊपर भी आई होंगी। विजिलेंस आपका काम है। You should keep an eye on your portfolio, but at least let it grow. And it will grow if you'll sleep over it. So that is how I see mutual funds are overrated, but it is the only tool which makes your life simpler investment journey. ग्रेट, नाइसली पुट। अब ना आप जैसे बताया कि आपके पास काफ़ी क्लाइंट्स हैं, तो मुझे बस आपसे ये पूछना है, मुझे साइकोलॉजी समझनी है, उनका पर्सपेक्टिव समझना है। आपके पास एक वेल्दी कस्टमर भी होगा, मतलब वेल्दी क्लाइंट भी होगा, प्लस एक नॉर्मल क्लाइंट भी होगा। इनके माइंडसेट में क्या डिफरेंस देखा है आपने? Okay. जो वेल्दी क्लाइंट होता है ना, वो रिटर्न के पीछे नहीं भागता। वो क्या कहता है कि मैं अपनी इनकम बढ़ाऊं ताकि मैं और पैसा इन्वेस्ट कर पाऊं। वेयर एज जो एक रेगुलर क्लाइंट जो कि बहुत वेल्दी नहीं है, वो सिर्फ रिटर्न को चेज करता है। और वो हर टाइम जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट उनकी है, वो सारा टाइम यही देखता रहता है कि ओह इतना बढ़ गया, ओह इतना बढ़ गया। वो ये नहीं रियलाइज करते कि अब इन्वेस्टमेंट का टाइम है, अब मुझे काम करके और एक्टिव इनकम ले आनी चाहिए। मैं उसे इन्वेस्ट करूं, रिटर्न तो बढ़ ही जाएगी। रिटर्न इज समथिंग विच इज बियॉन्ड आर कंट्रोल। टू थिंग्स आर इन आर कंट्रोल। आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते हो, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो। अगर ये दो चीजों पे आपका कंट्रोल है, रिटर्न इज बेस्ड ऑन द मार्केट, एंड मार्केट अप एंड डाउन्स देती रहेगी। डाउन पे खरीदो,
अप्स पे प्रॉफिट बुक करो। इतना सिंपल है फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो जो रिच होते हैं ना, वो अपने स्किल्स को अपग्रेड करते हैं। वो अपने साथ अच्छे एडवाइजर्स रखते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि वो अगर अपने बिजनेस में या अपनी जॉब में फोकस ज़्यादा करेंगे ना, तो वो वहाँ से पैसे कमा पाएंगे और पैसे कमा के इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन जो एक एवरेज इंडियन इन्वेस्टर है, वो ना ओवर ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को। उस ओवर ऑप्टिमाइजेशन के चक्कर में वो जिस फंड से फाइनली जब बेनिफिट आने का टाइम होता है, हुँ, तब तक वो उस फंड से एग्जिट कर एग्ज़िट जाता हो है। जाता है, राइट। तो ये एक जेन्युइन चैलेंज है, और इसीलिए हम इस जर्नी पे हैं। आप भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, मैं भी कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ। लोग सुनेंगे तो शायद कोरिलेट कर पाएंगे। जितनों ने ये किया है, उतने के लिए ये मैसेज है कि प्लीज़, जब किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जा रही हो तो समझो हर कोई उसे खरीद रहा है, पर जिसके बारे में बात नहीं की जा रही, उसको खरीदने का टाइम है। राइट, वेरी नाइस। मेरे भी काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हैं, तो उसमें मुझे उससे ये पता चला है कि जितने भी लोग पीएमएस कर रहे हैं या फिर जितने भी लोग हेवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, एंड उनकी जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है इट्स कंप्लीटली डिफरेंट, एंड दे आर डूइंग म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीस वगैरह कर रहे हैं वो। तो वो हेवीली इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, बट दे आर नॉट लुकिंग एट देयर पोर्टफोलियोज। वो पोर्टफोलियो को चेक ही नहीं करते, दे आर जस्ट इन्वेस्टिंग, और वो इन्वेस्टिंग के ऊपर ही बिलीव करते हैं। बाकी वहीं पर अगर मैं आपको बात करूँ कि जो बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेट्स सपोज़ ₹5000 की एसआईपी कर रहे हैं या 4000 ₹3000 की एसआईपी कर रहे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं इन सारी चीज़ों में। आपको भी ये पता होगा, लेट्स 2 एक्सट्रीम कॉर्नर्स की बात कर ली हमने। हाँ, तो ये चीज़ हुँ, मैंने भी नोटिस करी है कि हुँ। काफ़ी लोग आकर, मेरे भी जितने भी फॉलोअर्स हैं, मुझे वही आके पूछते हैं जो ₹3000 की एसआईपी कर रहे हैं या ₹1000 की एसआईपी कर रहे हैं। उन्हें ज़्यादा जानना है। वहीं पर अगर हम कंपेयर करें जो ₹50,000 की एसआईपी कर रहे हैं, वो लोग इतना नहीं पूछते, बिकॉज़ दे नो कि वो सही कर रहे हैं एंड यही राइट डायरेक्शन है। तो ये डिफरेंस मैंने भी देखा है और आपने भी देखा होगा, इस पे राइट? कहावत है ना, अगर एक प्यासा है और उसके हाथ में 1 गिलास पानी है, हुँ। वो उसको बूँद-बूँद करके पिएगा, और वही दूसरा प्यासा तालाब के पास बैठा है तो वो निश्चिंत रहेगा। तो ये वही यस। वाली बात हो गई कि जो लोग 5,000 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उनके लिए वही सारी पूँजी है। उनकी हुँ, भी गलती नहीं है, नहीं है, बिकॉज़ बिल्कुल नहीं है। यस। मगर उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके साथ कोई एडवाइज़र है जो आपके लिए राइटली आपको गाइड कर रहा है, या तो आप उनकी सुनो। और अगर आपने खुद भी अपना इन्वेस्टमेंट प्लान किया है, तो कुछ पढ़ के किया होगा, कुछ एक गोल बना के किया होगा। इसमें भी मैं एक छोटा-सा एक नॉलेज आप लोगों के लिए अपडेट दे देती हूँ, छोटी-सी बात आपको बता देती हूँ। नेवर लुक एट इन्वेस्टमेंट विद द पास्ट परफॉर्मेंस रिटर्न्स, बिकॉज़ ज़रूरी नहीं है ना जिसने 3 साल में रिटर्न्स दी हों, आने वाले टाइम में भी वो रिटर्न ही दे। सैचुरेशन भी एक वर्ड होता है जो एग्ज़िस्ट करता है। क्या पता जिस फंड ने लास्ट 3 इयर्स में बहुत अच्छी रिटर्न दी हो, उसके अब प्रोजेक्ट्स नियरली डिलीवरी पे हों, और अब वो उनके इन्वेस्टर्स जो हैं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, वो उसमें से बेनिफिट्स विथड्रॉ करें। एंड आपने क्योंकि पास्ट रिटर्न देख के खरीदा और आपने अब एंट्री ली, आप शायद वो वीक सेगमेंट वाले ऑडियंस बन गए जिन्होंने लाइमलाइट की वजह से एंटर किया, पर अब स्टेडियम खाली है, रेस खत्म हो चुकी है। सो दिस इज हाउ इट हैज़ टू लुक एट इनटू। थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज लगाएं कि जेन्युइनली जिस फंड को आप ले रहे हैं, उस सेक्टर में ग्रोथ आ रही है कि नहीं आ रही है, उसके बारे में आप थोड़ा सा ये समझें कि उनके रेशियोज जो हैं वो परफॉर्मेंस के ठीक है कि नहीं है, अपने बेंचमार्क के साथ वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, एंड पिछले 10 साल की 15 साल की उस फंड की ना फॉलिंग मार्केट के रिटर्न्स देखना। फॉलिंग मार्केट्स में उस फंड ने कैसा परफॉर्म किया। अगर तब रिटर्न अच्छी दे दी, तो अब भी दे देगा। बिल्कुल लेकिन सही। अगर वो बेंचमार्क भी बीट नहीं कर पा रहा है, उसके रेशियोज फेवरेबल नहीं है, और अब वो सैचुरेट होने वाला है, तो माय डियर फ्रेंड, प्लीज डू नॉट इन्वेस्ट इन दोज फंड्स, इन दोज स्टॉक्स जो अब ऑलरेडी एक लेवल अटेन कर चुके हैं। ओके। एंड देखो, बहुत सारे फंड्स हैं मार्केट में, आई गेस 1500 फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ज़्यादा ही है, यस, फाइव उससे थाउजेंड ज़्यादा। से ज़्यादा होंगे। यस, तो उस उतने फंड्स हैं, तो आप कैसे डाइवर्सिफाई करते हो या आप कैसे सिलेक्शन करते हो फंड्स? बिकॉज़ आपको एक फंड तो सिलेक्ट नहीं करना है और आपके इतने सारे क्लाइंट्स हैं, तो उसमें आप किस तरीके से सजेस्ट करते हो उन्हें कि ये फंड आपके लिए बेटर है एंड सेकंड फंड दूसरों के लिए बेटर है? सो हाउ डू यू सबसे सेलेक्ट? सबसे पहला इसमें जो फैक्टर मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है, मैं सबसे पहले अपने क्लाइंट्स के ना रिस्क एपेटाइट को समझती हूँ, कि अगर मेरे क्लाइंट ने मुझे विजन दिया है कि आई हैव अ लॉन्ग विजन बट माय रिस्क एपेटाइट इज स्टिल लो,
and he's happy to have 12% return and see the portfolio always in a positive side rather than कुछ clients ऐसे हैं वो ये कहेंगे कि I want to take high risk but हुँ, I don't want to settle less than 20%. हुँ, तो फिर दोनों के लिए फंड सिलेक्शन डिफरेंट हो जाएगी. ठीक है। जो हाई रिस्क तो हुँ, फिर हाई रिवॉर्ड लेना मतलब लेना चाहते हैं तो उनको हम थोड़े से एग्रेसिव स्मॉल कैप मिड कैप में एक्सपोजर देते हैं. और जो थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं या जिनके पास एज साइड में नहीं होती तो उनको हम लार्ज कैप हाइब्रिड एंड थोड़े से बैलेंस एडवांटेज फंड्स देते हैं. सो दिस इज हाउ वी डिसाइड कि क्लाइंट्स की रिस्क एपेटाइट, उनका ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, उनका गोल, एंड देन वी क्लासीफाई इनटू डिफरेंट टाइम जोन ऑल्सो. कोई अगर 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने आया है तो कुछ अमाउंट को लॉन्ग विजन में डाल देंगे, कुछ को मीडियम में, कुछ को शॉर्ट विजन में डाल देंगे, तो डिपेंडिंग अपॉन. और वन थिंग ऑल्सो अगेन मुझे बात बात में याद आ जाती है बताने के लिए कि मैं मेरे क्लाइंट्स को ना ये बोल के चलती हूँ कि नो डाउट म्यूचुअल फंड्स आर लिक्विड मनी, बट आप ऐसे समझना कि आपने एक गोल दिया था मुझे, हमने उस गोल के हिसाब से प्लान किया था और हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी. हुँ, उस गोल को अचीव करने से पहले आप मेरे पास उस लिक्विड को मांगने आओगे पैसा वापस. तो ये ज़रूर ध्यान में रखना कि हमने अगर 3 साल उस गोल की जर्नी में क्रॉस कर लिए और अभी 17 साल बचे हैं उस गोल के, तो अब आप विड्रॉ कर रहे हो कर लो बिकॉज आपकी नीड है, या तो आप एक पॉकेट से निकाल के दूसरे पॉकेट में डाल रहे हो, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दैट मेक्स सेंस. बट अगर आप उस पैसे को मार्केट सिनेरियोज की वजह से विड्रॉ करके अपने अकाउंट में रख रहे हो, देन वो जो 17 साल बचे थे गोल के, अब 17 में नहीं, अब 25 में अचीव होगा. फिर मत कहना मुझे कि ये क्या हुआ कैसे हुआ, और खुद से भी मत कहना, क्योंकि हो सकता है आज जैसे बहुत लोग पैनिक में हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने 3 साल में जो प्रॉफिट अर्न किया है वो आपको रोज गिरता दिख रहा है और आप परेशान हो रहे हो. परेशान मत हो, टॉक टू मी, आई विल स्विच आउट दैट प्रॉफिट टू इनकम पार्ट, डेट पार्ट, हम कंजर्व कर लेंगे उसको. पर अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में वापस लेके जाओगे तो आप अपनी बाइंग को खो दोगे, एनएवीज को आप नुकसान कर दोगे, और आप वापस पता है कब आओगे, जब मार्केट फिर से पीक बढ़ पे जाएगी होगी. वापस। राइट, राइट। डू यू अग्री? या एग्री, टोटली आई एग्री। अब मुझे आप बताओ दैट कि आपने अपने मतलब व्हाट आर यू बुलिश ऑन? आप अपने क्लाइंट्स को जो सजेस्ट करते हो दैट इज़ लाइक उसे साइड में रखते हैं, बट कमिंग ऑन यू, आप किस चीज़ पे बुलिश हो एंड हाउ डू यू इन्वेस्ट योर मनी? मैं देखो मैं सब कुछ करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, वो कहते हैं हलवाई अपनी मिठाई खुद नहीं खा पाता है, बना बना के एकदम पूरा लोडेड रहते हैं ना, वो वाला हाल है मेरा, बिकॉज आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद माई क्लाइंट्स मैनेजिंग द पोर्टफोलियोज. तो जेन्युइनली अपना पोर्टफोलियो खोल के डीप डाइव नहीं कर पाती हूँ, तो मैं थोड़ा कम रिव्यू कर पाती हूँ, बट आई एम अ स्मॉल कैप फैन माई सेल्फ. ओके, तो मैंने अपनी फैमिली की सिप्स वगैरह सब प्लान कर रखी हैं बीच बीच मतलब यू में. आर अ रिस्क टेकर। यस, आई एम एविड रिस्क टेकर, बिकॉज मुझे पर्सनली, क्योंकि मेरे को विड्रॉ ही नहीं करने. मेरा फंडामेंटल क्लियर है, मैंने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरीके से कर रखी है कि बीच बीच में कोई इमरजेंसीज आएंगी, उनको मैंने सिक्योर कर रखा है. हेल्थ वाइज आई हैव अ डिसेंट हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म वाइज आई हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टर्म इंश्योरेंस. हुँ, एफडी ऑनेस्टली उतनी नहीं रखी हुई बिकॉज आई बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली, तो हमारा फंड फ्लो टचवुड अच्छा रहता है, तो ऐसे कोई इमरजेंसी वाली कैश फ्लो की बात नहीं है. रियल एस्टेट में वी हैव गुड एक्सपोजर बिकॉज माई बेटर हाफ इज़ नाउ डूइंग रियल एस्टेट, तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, वो रेगुलर बेसिस पे रियल एस्टेट खरीदते बेचते रहते हैं, तो हुँ, दैट वेज वी आर सॉर्टेड. तो अब बचा क्या लाइफ में, अब तो लिक्विड वेल्थ ही क्रिएट करनी है, तो लिक्विड वेल्थ का डिपार्टमेंट मेरा है मेरे फैमिली में. अब मुझसे कोई पूछता नहीं है क्योंकि उनको पता है कि शी टेक्स केयर ऑफ इट. तो मेरा मेजर पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे तो शायद कोई समझदार एडवाइजर ये कह देगा कि क्या किया हुआ है. मैंने ना जेन्युइनली लॉन्ग टर्म के लिए बना रखा है. तो आई हैव स्टॉक्स एंड आई हैव म्यूचुअल फंड्स, largely exposed to mid and small cap, not a large cap fan, not a conservative fan. I don't have gold. I may now buy silver because इतनी बातें हो रही हैं, क्लाइंट्स को तो दिलवा रही हूँ पर खुद अभी तक नहीं लिया. फिजिकल सिल्वर थोड़ा बहुत ओकेजन दिवाली वगैरह आई थी ना तब ले लिया था, क्योंकि नॉट अ ज्वेलरी फैन एज वेल, तो जो शादी के टाइम का गोल्ड वगैरह सब पड़ा है, अरे 10-12 हज़ार के रेट पे लिया था, आज वो भी तो 2 लाख पे हो गया ना. तो ग्रोथ तो वहां भी है, लॉकर में है, पड़ा है. हुँ, तो आई एम नॉट रियली कंसर्न्ड ऑन दैट फैक्ट कि मैंने गोल्ड की रैली मिस कर दी है, तो मेरे को वो सब चीज़ें इम्पैक्ट नहीं करती. बट हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर करती हूँ कि आई डू कीप बाइंग ऑन द डिप्स. जितना थोड़ा बहुत पैसा मेरा एकदम सरप्लस पड़ा रहता है आफ्टर माई होल प्लानिंग,
मैं क्रेडिट कार्ड्स बहुत यूज़ करती हूँ, मैं हॉलिडेज़ पे बहुत जाती हूँ, तो क्रेडिट कार्ड से मैं अभी लास्ट ईयर 15 डेज़ की यूएस ट्रिप पे गई थी, तो मैंने एक भी स्टे पैसे दे के नहीं लिया। मेरा सारा स्टे मेरे क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स के थ्रू था, तो हुँ। मेरा भी क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है। नाइस। सो दैट इज़ हाउ आई प्लान माय इन्वेस्टमेंट्स, तो येस, आई एम अ रिस्क टेकर। वेरी नाइस। ओके। अब होता क्या है, आई हैव सीन दैट हु मतलब बहुत लोगों के ना अर्निंग्स बहुत अच्छी है, लाइक पीपल आर अर्निंग वेल, बट इफ़ यू लुक एट लॉन्ग टर्म वो अर्न नहीं कर पाते, मतलब उनके रिटर्न्स इतने नहीं होते। आपका टेक इस पे क्या है कि वाई डे मतलब क्या वो गलती कर रहे हैं, ऐसा क्या चीज़ है जो लैक हो रही है? आपके अकॉर्डिंग वो क्या हो सकती है? मैंने ना कल इस पे एक कोट पढ़ा था, इन इंडिया इनकम इज नॉट अ प्रॉब्लम, इन इंडिया बिहेवियर इज अ प्रॉब्लम। मेक सेंस, टोटली मेक सेंस, यस, या अगर ऑन पॉइंट। इसको मैं छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे डिफाइन करूं, तो क्या होता है कि जिसके पास जितना पैसा, वो अगर उतने आसानी से ट्रस्ट करे कि हम इंडिया में हैं, पिछले 18 महीनों से अगर मैं बात करूं तो एफआईआईज ने इंडियन स्टॉक मार्केट से करीबन करीबन 4 लाख करोड़ रुपए विड्रॉ किए हैं, लेकिन इंडियन मार्केट क्रैश क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर है और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू प्राइवेट सेक्टर्स, आईपीओज, और जो प्राइमरी मार्केट में डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उन्होंने 6 लाख करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करी है। इतना एसआईपी का इन्फ्लो आया है, इतना वेल्थ, इसका मतलब इनकम तो है ना इंडिया में, पर वो इनकम वाइजली मैनेज हो रही है या नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। चलो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग इंटरेस्टिंग नाउ। तो आपका 15 इयर्स, मोर देन 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड आपने बहुत लोगों को एडवाइस करा, यू हैव एडवाइज्ड मेनी फैमिलीज, बट ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो आपने देखा है कि रिपीटेडली लोग करते हैं, मतलब हर फैमिलीज में आपको वो कॉमन दिखती है? ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो आप मतलब उसे पॉइंट आउट करते हो एंड रेक्टिफाई करने का ट्राई करते हो, ऑफ कोर्स? I would say this is something which is very personal and very common also, हम्म। कि not believing in yourself. ओके। आप आए मेरे पास, आप हम्म। बैठे, या आप मेरे पास नहीं भी आए, आपने खुद कुछ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, बट आपने कुछ तो सोच के स्टार्ट करी होगी। आपने कुछ ट्रेडिशनल पॉलिसीज ली होंगी, आपके पुराने एलआईसी एडवाइज़र के थ्रू आपके फादर ने कराई होंगी, और जिस समय वो पॉलिसी ली गई थी, आज से 15 साल पहले की अगर हम बात करें, तो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए 10,000 15,000 की एलआईसी पॉलिसीज लेते थे। तब मार्केट इतनी नहीं चलती थी। पिछले 15 सालों में मैंने ये देखा है कि पीपल आर कमिंग बैक टू अस एंड सेइंग कि क्या 10,000 की पॉलिसी मेरे फादर ने ले रखी है, क्या 6% की इसमें रिटर्न आ रही है, यही पैसे मैं आज स्टॉक में लगा दूंगा, मुझे 22% 25% की रिटर्न आ जाएगी, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ इट। सो आई टेल देम कि आपके फादर ने आपके लिए ये ली है, उन्होंने ये सोच के ली थी कि जब 20 साल इस पॉलिसी को चलते हुए हो जाएंगे तो आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। हम्म। आप ऐसे समझो कि उन्होंने ये सोचा था कि वो आपको लखपति बना रहे हैं। हम्म। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि आज से 10 साल के बाद ही मार्केट में इतना मेजर रेवोल्यूशन आ जाएगा और मार्केट्स में म्यूचुअल फंड जैसी कोई चीज़ आ जाएगी जहाँ पे 22% की भी रिटर्न आ सकती है। तो उस समय की सोच के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट थी। हम्म। आप उनकी सोच को और आज के टाइम को पहली बात तो मत मैच करो। और क्या इस पर्टिकुलर 20,000 रुपए से ही सारी वेल्थ बनानी है? ऑफ कोर्स नॉट। आपके पास भी तो अपने 20,000 रुपए होंगे, आप उससे अपनी एसआईपी करो, इसको उनके इमोशंस के साथ चलने दो। क्या हो गया अगर इसमें सिर्फ 6% की रिटर्न बन रही है, मगर क्या आप दूसरा एंगल देखते हो कि 20 साल में ये 6% कंपाउंड होकर आपको 12% की रिटर्न बना देगा? अक्सर जो लोग गलती करते हैं वो अपनी पुरानी इन्वेस्टमेंट्स को ना आज के टाइम से इवेलुएट करते हैं। हम्म। हम राइट। जब कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं ना, उसमें इट इज़ नॉट द रेट ऑफ रिटर्न विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द डिसिप्लिन विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि यू स्टे इन्वेस्टेड। बिकॉज जो रियल फ्रूट राइप होने का टाइम है वो आखिरी के 3 से 5 साल है। हम्म। राइट। When your investment is nearing maturity, then you will see the magic of compounding. कंपाउंडिंग।
20 साल की पॉलिसी में 15 साल तक शायद 2.5-3 लाख रुपए इकट्ठे हो पाए हों, लेकिन जो आखिरी के 5 साल हैं, उस 5 साल में 3 से साढ़े 3, 4, साढ़े 4 और 5 कब बन जाएँगे आपको पता पता नहीं नहीं चलेगा। चलेगा। सो दिस इज़ वन थिंग व्हिच आई वांट टू टेल एवरी हाउसहोल्ड मेंबर कि पुरानी इन्वेस्टमेंट्स को ये सोच के ना ब्रेक करें कि वो आज के टाइम के हिसाब से नहीं है। बिकॉज़ अल्टीमेटली आज से 15 साल के बाद आप फिर यही कर रहे होंगे। आज जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 15 साल बाद आप उसको भी नहीं चला पाओगे। हुँ, क्योंकि आज जो रिटर्न आ रही है मार्केट में, हाउ कैन यू बेट एंड गारंटी कि यही सेम रिटर्न आज से 10 साल बाद भी मिलेगी? क्या हुँ। पता मार्केट्स आपके फ़ेवर में ना काम करें। ओके, आपने 10 इयर्स की बात करी, अब मुझे आप इसके ऊपर ही बताओ कि लेट्स सपोज़ आपको किसी पर्सन को सजेस्ट करना है, 10 इयर्स तक उसे ऐसी कौन-सी फाइनेंशियल हैबिट रखनी है, जिससे वो अपना गोल अचीव कर पाए? आप क्या सजेस्ट करोगे? बहुत सिंपल है ये हैबिट हुँ, कि आपको हर महीने एक पैसे मिलते हैं ना, हुँ, आफ्टर यू आर डन विद द हार्ड वर्किंग मंथली मतलब प्रैक्टिस, तो जो आप अपनी एक्सपेंस को ना वाइजली प्लान करो एंड सरप्लस पैसे को इन्वेस्ट करने का माइंडसेट रखो। आई कैन से कि ज़रूरी नहीं है, कुछ मंथ्स होंगे आपकी एनिवर्सरी है, कुछ मंथ्स में आपके बर्थडेज हैं, कुछ मंथ्स में आपको ट्रैवल करना है, तो साल में कितने महीने होंगे? 3-4 महीने ऐसे, उन हुँ, 3-4 महीने मत इन्वेस्ट करो सरप्लस, हुँ, बाकी तो कर सकते हो। कर सकते हैं, तो राइट, डिसिप्लिन को हार्डकोर भी मत बनाओ कि जीना छोड़ दो। आई राइट। ऑलवेज टेल एवरीवन हू इज एसोसिएटेड विद मी कि लिव योर लाइफ किंग साइज। एंड अगर आज जी रहे हो ना, तो आगे फ्यूचर में जीना है, तो आज और आने वाले टाइम को बैलेंस करने का तरीका ये है कि जिन महीनों में लोड है उन महीने में खर्चा कर लो, हुँ। जो महीने खाली हैं उनमें इन्वेस्ट कर लो। एंड दिस इज़ द करेक्ट वे एक्चुअली। अब होता क्या है, जैसे अब मैं भी किसी को एजुकेट कर रहा हूँ या बहुत सारे क्रिएटर्स एजुकेट करते हैं, तो वहाँ पर ना मैंने एक कॉमन चीज़ देखी है कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एसआईपीज़ ना, देयर मतलब बहुत हेट मिलता है। बिकॉज़ क्यों? लोग बोलते हैं कि अगर हम ₹500 की बात कर रहे हैं, बट वी आर टॉकिंग मतलब वी आर एजुकेटिंग देम जो हम्म। करना चाहते हैं, बट जो नहीं कर रहे हैं ना, वो बस हेट देते हैं कि ₹500 मतलब मैं ये छोड़ दूँ, मैं वो छोड़ दूँ। और जैसे आपने बताया कि किसी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं यस, है। यस, जब आपके पास सरप्लस अमाउंट है, यू हैव टू इन्वेस्ट, ये एक हैबिट है जो यस, फॉलो करनी है। यस, यस। ये कोई आपके ऊपर प्रेशराइज़ नहीं कर रहा प्रेशर कोई नहीं कर आपको। रहे क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने लिए ही जोड़ोगे। राइट। और आज अगर जोड़ लोगे और वो पड़ा रहेगा कंपाउंड होके, इंटरेस्ट अच्छा मिलता रहेगा, तो वो आपके काम आएगा। हुँ, बैंक में पड़ा पैसा कंपाउंड उतनी स्पीड से नहीं होगा, उतना रिटर्न नहीं देगा। अपने पास बैंक में भी रखो, पर इमरजेंसी का पैसा रखो, इमरजेंसी जब फंड लगे रखो। कि हाँ, कोई इमरजेंसी आ सकती है। उसकी भी तो एक अपर लिमिट होती है ना। हुँ, क्योंकि अगर हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस और वही वाली बातें हैं, अगर हुँ, आपने अपना सेफ्टी नेट गोल बना रखा है, हुँ। तो फिर इमरजेंसी फंड भी लिमिटेड ही चाहिए। प्रोबेबली उसको भी आप आर्बिट्राज या लिक्विड फंड में रखो, लिक्विड फंड में और रखो। जब लगे कि मार्केट में डिप आया, उठा के इक्विटी खरीद लो। हुँ। फंडामेंटल्स बहुत सिंपल हैं, पर हैबिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये भी सजेस्ट करते हो टू योर क्लाइंट्स दैट आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए ऑफ 6 मंथ्स और मे बी 12 मंथ्स, ये भी ये ना सजेस्ट करते हो? बाइबल नहीं है मेरे लिए। बाइबल नहीं, ऑफ कोर्स नहीं बाइबल है। नहीं है ये हुँ, मेरे लिए कि 6 महीने, या बिकॉज़ हम बिज़नेस फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो हमारे केस में कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि बहुत मेजर एक्सपेंसेस आ जाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो 6 महीने भी कम पड़ते हैं हम लोगों को, क्योंकि अच्छा राइट। प्रोजेक्ट आ गया, हमें वहाँ अंडरराइटिंग में पैसे देने हैं, या घर पे कोई अच्छा काम आ गया, उस पे काम में अचानक से 2 ढाई लाख रुपए एक्स्ट्रा लग गए। तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट 6 मंथ्स, इट इज़ अबाउट हाउ यू एंटिसिपेट एन इमरजेंसी टू योर लाइफ़स्टाइल। ओके, So ओके। depending upon there are people who fear of market and have 20 lakh rupees in account. हुँ। Whereas मैं उनको यही बोलती हूँ कि 20 लाख रुपए अपने पास क्यों रखे हुए हैं? अच्छा नहीं है तो प्लीज़ एफडी कर दो। एफडी नहीं करनी, लिक्विड आर्बिट्राज फंड्स में डाल दो, बैलेंस एडवांटेज फंड में डाल दो, और म्यूचुअल फंड्स भी तो लिक्विड हैं। निकाल सकते हो जब ज़रूरत है आपको निकालने की। स्टॉक थोड़ा-सा रिस्की है। आप लंबी 5 साल की एफडी मत करो, 6-6 महीने की भी एफडी होती हैं। कहीं तो बै पोस्ट ऑफिस है आपके घर के पास, वहाँ जाके 1 ईयर की टीडी कर लो। मतलब दिस इज़ व्हाट आई टेल देम कि इमरजेंसी फंड इज़ सब्जेक्ट टू एवरी इंडिविजुअल एंड एवरी फैमिली रिक्वायरमेंट। मेक सेंस। ओके। एंड एक क्वेश्चन है जो थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बिकॉज़ एंड यू आर द राइट पर्सन टू आंसर। जैसे आपने बताया है कि यू आर इनटू इंश्योरेंस एज़ वेल एंड आप इन्वेस्टमेंट भी एडवाइस करते हो, ये सारी चीज़ें एडवाइस करते हो। एक क्वेश्चन है मेरे एंड से, डू यू बिलीव इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जिसमें इन्वेस्टमेंट भी ऐड ऑन होता है, दे आर गुड
or you suggest that insurance is different and investing is completely different? ओके। इसके ऊपर आपका क्या टेक है? बिकॉज़ आई बिलीव, मैं आपको बताता हूँ, मेरा बिलीव ये है कि इंश्योरेंस इज़ डिफरेंट। मैं उसे इंश्योरेंस को इंश्योरेंस ही काउंट करता हूँ, मैं उसे इन्वेस्टमेंट कभी काउंट नहीं करूँगा। इसीलिए मैंने जो अभी टर्म इंश्योरेंस लिया है, वो बस टर्म इंश्योरेंस लिया है, लेने के लिए लिया है, एंड इट इज़ फॉर 65 इयर्स ओनली। मतलब आज मैं 25 इयर्स का हूँ, तो मैंने 40 इयर्स के ऊपर का लिया है। तो ये मेरा है, और उसमें कोई भी वो चीज़ें नहीं है, मतलब यूलिप कोई नहीं है, कुछ राइडर्स भी नहीं है। वगैरह कुछ नहीं कुछ है, कोई नहीं है। सेविंग कंपोनेंट नहीं है, बस, प्लेन बस वही वैनिला है। कवर लिया हाँ आपने। जी, हाँ जी, बस यही। क्योंकि मेरा टेक ये है कि मैं इन्वेस्टमेंट से अपनी वेल्थ बनाऊँगा, एंड उस पे मेरा फ़ोकस रहेगा। ये तो बस मैंने एक इंश्योर करा है अपने आप को, अपनी फैमिली को इंश्योर करा है। एक सो बैकअप आपका क्या दिया है। टेक है? राइट। ओके, सो अब मुझे बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि ये मेरा ना बहुत अच्छा फोटे है इस टॉपिक पे। जब मैं मेरे क्लाइंट के साथ बैठ के डिस्कशन करती हूँ ना, तो वो जिस माइंडसेट से मेरे पास आते हैं और जब मेरे पास से उठ के जाते हैं, हुँ। दे आर डिफरेंट। ओके। So, okay, tell me one thing. I'll give you three different classic examples. वन एग्जाम्पल इज कि आपने जो अभी अपना ही कोट किया कि आपने अपने लिए 40 इयर्स का एक प्लेन वेनिला टर्म प्लान लिया। इट कुड बी ऑफ 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, हुँ। वॉट एवर अमाउंट यू इट्स हैव 1 टेकन। करोड़, येस। 1 करोड़। हुँ। आइडियली तो थोड़ा सा वो भी आप एनालाइज करना कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी ना, आप इसको बढ़ा लेना, बढ़ाते रहूँगा, येस। बिकॉज यू विल नॉट ऑलवेज बी 1 करोड़ गाय। हुँ, वन येस। करोड़ तो आप अगले 2-4 साल में कमा लोगे। अब इसके ऊपर भी आप मुझे क्लाइंट पूछ रहे हो, तो मैं आपको इसके ऊपर आंसर देता हूँ कि मेरे पास सरप्लस अमाउंट था मैम, तो मैंने डायरेक्टली पे कर दिया इन वन शॉट। मैं, ओके, यस, आपने सिंगल पे पॉलिसी सिंगल ले पे ली। पॉलिसी लिया है। तो मेरे पास सरप्लस अमाउंट था, मैंने सोचा कि मुझे इस अमाउंट को कहीं भी मतलब कितना कुछ पैसा वर्क नहीं दिया करना। था आपने? अ, इसके ऊपर भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब मैंने कहीं पर शेयर नहीं करा ये। सो आई वॉज 24, ठीक है, एंड नेक्स्ट मंथ ही मेरा बर्थडे था, मतलब मेरा बर्थडे आता है अक्टूबर में। सो मैं सितंबर में प्लान कर रहा था, अगस्त सितंबर में प्लान कर रहा था, बट मैंने डिले कर दिया, विच वॉज अ वेरी बिग मिस्टेक एक्चुअली। You bought it after your birthday? यस। Okay. तो वो डिफरेंस इतना आ गया, इट वाज़ अराउंड 10,000 रुपीज़ का डिफरेंस था। मतलब 20 डेज़ में, Of मतलब अगर course. मैं अरे 20 because डेज़ you पहले were a लेता। year older. यस, It is not about 20 या, days. एक रात में भी उतना ही डिफरेंस आता। ऑफ कोर्स। आपने डिसीजन लेने में टाइम हुँ, लगा दिया। क्योंकि मैंने कोड एक्चुअली ऑलरेडी निकाल लिया था, तो उन्होंने मुझे फाइनल कोड दे दिया था, बट मैंने डिले कर दिया, एंड मैं भूल गया। सो वो बस 20 डेज़ की वजह से मुझे 10,000 रुपीज़ कॉस्ट कर गया एक्स्ट्रा। सो इट वाज़ अराउंड 192 लाख रुपीज़ का मैंने वो वन शॉट पेमेंट किया है। ओके, सो यू सी, देखो, दैट इज योर इंडिविजुअल चॉइस कि आपके पास 2 लाख रुपए थे हुँ, और आप वो कैपेसिटी में थे कि आप उसका प्रीमियम दे पाओ। बट 24 की एज पे 1 करोड़ की पॉलिसी आज कोई लेने जाएगा तो उसका प्रीमियम आएगा शायद 15,000 रुपए हुँ, पर ईयर, 40 इयर्स की यस, पॉलिसी का। यस। तो somebody who does not has a 2 लाख रुपए in बफर, हुँ, वो 2 लाख रुपए कैसे दे देगा? नहीं देगा वो ऑफ कोर्स। 15,000 रुपए देना पसंद करेगा। यस, यस। और ये पॉलिसीज में ना एक बार आप जो ले लो वो फिर चेंज नहीं होता नहीं है। होती है। प्रीमियम कैलकुलेशन एक एज पे, एक टाइम के लिए, एक टेन्योर के लिए प्रीमियम फिक्स हो जाता है। तो आपने एग्जाम्पल ये दिया कि आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ले ली और अपनी फैमिली के लिए ले ली। और आपको मैं बस ये कहना चाहूंगी कि आप 1 करोड़ की वर्थ के अभी अपने आप को मानते हो, तो आपने 1 करोड़ फ्रीज किया है। आइडियली आपकी वर्थ आपको भी नहीं पता है। मैं मेरे क्लाइंट्स के साथ बैठती हूँ तो उनसे ये बात करती हूँ कि अगर आपका एनुअल पैकेज 10 लाख है, हुँ, विच इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, हुँ, यस। आप तो अगले 10 साल में 1 करोड़ रुपए के वैल्यू बना लोगे। हुँ, और क्या 10 साल में इंक्रीमेंट नहीं होगा आपकी इनकम होगा, ऑफ में? कोर्स होगा। होगा तो शायद 7 साल में 1 करोड़ रुपए बना लोगे। पॉलिसी तो आपने 40 साल की ली है। अगले के 30 साल, तब वो 1 करोड़ रुपए का क्या हुआ? तो आपके पास तो हर 10 साल में 1-1 करोड़ के हिसाब से तो 40 साल का स्प्रेड है, 4 करोड़ की वर्थ तो लेते। सो दिस इज व्हाट वी आई टेल पीपल कि ऑप्टिमम कवरेज होनी चाहिए। और अगर अभी कैपेसिटी नहीं है तो अभी इतनी ले लो, 3-4 साल के बाद एक और ले लेना। तो यू ऑल्सो शुड डू दैट वन। अब आपने जो मुझसे प्राइमरी क्वेश्चंस पूछा था कि इंश्योरेंस एंड 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 इन्वेस्टमेंट। द इन्वेस्टमेंट वाले इंश्योरेंस प्लान, जिनको हमारी टर्मिनोलॉजी में एंडोमेंट प्लान्स बोलते हैं, हुँ, उनमें क्या फ़र्क है? केस 2 लेते हैं। आप अभी यंग हैं, मैरिड नहीं हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो इट इज़ ओके। एग्ज़ाम्पल नंबर 2, अ यंग कपल, हस्बैंड एंड वाइफ एंड 2 यंग चिल्ड्रन। वाइफ जो हैं उनकी वो हाउसवाइफ हैं और वो घर पे हैं। जो हस्बैंड हैं वो कार ड्राइव करते हैं, डेली ऑफिस जाते हैं, डेली वापस आते हैं। दोनों बच्चों के लिए उन्होंने 10-10 हज़ार की एसआईपीज़ कर रखी हैं। हम जब वो मेरे साथ मेरे टेबल पे बैठते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये 10,000 की एसआईपीज़ मैं प्रैक्टिकली हर 3-4 साल के बाद थोड़ा अमाउंट बढ़ा दूँगा और बाय द टाइम मेरे बच्चे 20-20 साल के होंगे तो मेरा बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा।
मैं ना उनको, दिस मे साउंड हार्श, बट मैं उन्हें ना साथ में एक पेपर रख के ये बैठती हूँ कि ज़रा यहाँ पे ना ये लिख दो मुझे गारंटी से कि मैं उनके 18 या 20 साल की उम्र तक ज़िंदा रहूँगा। ऑफ कोर्स मतलब नहीं, कोई नहीं, बोल लिख नहीं दो, सकता। आई डोंट माइंड कि हाँ, अगर आपको है, हुँ, मतलब किससे आप लिखवा के लाए हो, हुँ, या आपको अपने ऊपर इतना विश्वास है कि मैं बहुत सेफ चलता हूँ, मैं डाइट बहुत अच्छी रखता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, मुझे कभी कार्डियक प्रॉब्लम नहीं होगी, डायबिटीज़ नहीं होगी, लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर नहीं होगा, एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी को मैं बिल्कुल 100% रिड्यूस कर सकता हूँ, या कभी मेरा कुछ ऐसा क्राइसिस लाइफ में नहीं आएगा कि मुझे कुछ हो, या इसका दूसरा एंगल भी है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट अ नेगेटिव प्रोफाइल की लाइफ को, जॉब नहीं जाएगी कभी, बिज़नेस कभी नहीं खत्म होगा हमारा। तो दैट मीन्स कि आपकी एसआईपी में वेल्थ तब तक बन सकती है जब तक आपके पास इनकम है और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट आपने क्योंकि वन टाइम टर्म प्लान का पैसा दे दिया, अब आपको हर साल सोचने की ज़रूरत नहीं, तो आपके लिए 40 साल सिक्योर हो गए। ऐसे ही जो एंडोमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, आज से कुछ सालों पहले तक रेगुलर पे आती थी, अब ना लिमिटेड पे आ गई हैं। पे फॉर 5 इयर्स, गेट मैच्योरिटी आफ्टर 15 इयर्स। पे फॉर 10 इयर्स, गेट मैच्योरिटी आफ्टर 20 इयर्स, 25 इयर्स। तो जिन लोगों की वर्क लाइफ या लाइफस्टाइल सब स्टैंडर्ड है, मैं उनको ये कहती हूँ कि जब पैसे हैं, जोड़ लो। और जब आप ये सेविंग्स पॉलिसीज ले लेते हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बात कही थी कि इनमें ना रिटर्न मैटर नहीं करती, इनमें टाइम और कंपाउंडिंग मैटर करती है। तो आपने 5-15 वाली अगर कोई पॉलिसी ले ली और 5 साल आपने अच्छे से उनका प्रीमियम दोनों बच्चों का 1-1 लाख रुपए का भर दिया होता, 5 साल के बाद आप निश्चिंत हो हुँ, कि जब आपके बच्चे 15 साल के बाद, आज 5 साल के अगर हैं, हुँ, 20 साल के होंगे, ये दोनों पॉलिसीज़ गारंटीड मैच्योरिटी देंगी। और उस समय अगर मार्केट अगर इस जैसी हो जो आज 2026 में हम विटनेस कर रहे हैं, तो यूलिप में नेगेटिव रिटर्न्स हो सकती थी, एसआईपी में नेगेटिव रिटर्न्स हो सकती थी, पर सेविंग्स प्लान के रिटर्न गारंटेड थे। अगर आज अपनी बुक्स में आपको लिखा है कि 5 लाख के बदले आपको 15 लाख मिलने हैं, वो 15 लाख उस दिन अकाउंट में ऑटो क्रेडिट हो जाएंगे। और ड्यूरिंग दोज 15 years ऑफ वेस्टिंग टाइम, इंश्योरेंस भी है उसके अंदर। वो क्यों होती है इंश्योरेंस? कि अगर आपको कुछ हो गया, भले आपने प्रीमियम सारे दे दिए, तब भी आपकी फैमिली को जो रिस्क कवर है, दैट इज प्रोबेबली 15 टाइम्स 15 लाख रुपए ही, वो तभी तभी मिल जाएंगे, ताकि जो बच्चों की एजुकेशन है वो हैम्पर ना हो। आपकी जो वाइफ है वो हाउस वाइफ है, उनको दोनों बच्चों के 15-15 लाख मिलते और वो दोनों बच्चों की बची हुई एजुकेशन को बहुत अच्छे से कर पाती। सो हर प्रोडक्ट की ना एक बाइंग नीड है, आपको वो सूट करती है कि नहीं करती, दैट इज योर रिक्वायरमेंट, वो हम राइट फिट मैच करते हैं। मेरे क्लाइंट्स में हैं क्लाइंट्स जो स्मोकर्स हैं, अल्कोहल कंज्यूमर हैं, जो बाइकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो लाइफ में रिस्क प्रोफाइल पे हैं, सम आर पायलट्स। तो आई टेल देम कि देखो, जब तक जिंदा हो कमाओगे, खाओगे, एंजॉय करोगे, पर कहीं लिखा नहीं है कि हम कब तक हैं। तो सिक्योरिटी प्लीज अपने से ज्यादा ना अपने पीछे जिनको कमाना नहीं आता और संभालना नहीं आता, उनके लिए करके जाओ। दिस इज व्हाट आई डू देम, टेल विद देम, एंड दैट इज हाउ आई डिजाइन these products, but only for the necessary people, not यस, to all, नॉट टू not ऑल for राइट। the selling point, हुँ, but for their portfolio requirement. मेक्स सेंस एंड नाइसली पुट। Yes. सो माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी, अगर कोई आपके पास फीमेल पर्सन आता है लाइक वुमेन इन्वेस्टर, तो आप उसे क्या रिकमेंड करते हो? मतलब हाउ डू यू सजेस्ट हर कि आप किस तरीके से अपनी नीड्स फुलफिल करो, उसके बाद आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? मतलब उनके लिए क्या इन्वेस्टिंग डिफरेंट होती है एंड किस तरीके से डिफरेंट होती है? बिकॉज आपको इसके बारे में ज़्यादा पता होगा एज अ वुमेन एज वेल, तो आप ज़्यादा अच्छा बता सकते हो मुझे इस पे। ऑन द कॉन्ट्ररी, पता है एक ना मिथ है मार्केट में कि विमेन कैन नॉट बी स्मार्ट इन्वेस्टर। मैं ये कहती हूँ, विमेन ओल्ड एज अगर पुरानी हम बात करें ना, हमारी दादी नानी के टाइम से अगर आप देखते आए, तो हमारी दादी नानियाँ ना बहुत समझदार थी। आपने सुना होगा, रसोई में चावल के डब्बे में से पैसे निकल रहे हैं, दाल के डब्बे में से पैसे निकल रहे हैं, एक लिफाफा है उसमें कुछ पैसे निकल रहे हैं, एक गुल्लक है उसमें पैसे निकल रहे हैं। दे आर अ बेटर फाइनेंशियल मैनेजर्स।
बिकॉज़ वो शुरू से ना कम पैसे में घर कैसे चलाना है वो जानती हैं। एंड आई बिलीव कि वुमेन के पास वो एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्लस उनके पास एक पावर होती है रिस्क मैनेजमेंट की भी। सुपरनैचुरल पावर्स। सुपरनेचुरल पावर्स होती है, यू कैन से यस, दैट एज यस, वेल। बिकॉज़ वो घर को, पैसे को, हस्बैंड के बिहेवियर को सब कुछ हैंडल करती आती हैं। एक लड़की की जब शादी होती है ना, शी डज़न्ट गेट मैरिड टू अ इंडिविजुअल, शी गेट्स मैरिड टू अ हाउसहोल्ड। शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ द इन-लॉज़ एक्सपेक्टेशन, शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ द अदर ब्रदर-इन-लॉ, सिस्टर-लॉज़ expectation, then the husband, and if she's working on top of it, तो she has to manage her time so wisely. तो वो इनबिल्ट मैनेजर तो देखो शादी के साथ ही बन जाती है। सो डेफिनेटली एवरी वुमन आई बिलीव शुड कंट्रीब्यूट इन द फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ द फैमिली। इसीलिए मैं ये बात कहती हूँ कि 2020 कोविड के एक्सपीरियंस के बाद जो हमारी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वी हैव सीन दी मेल अर्निंग ब्रेड में अर्नर मेंबर्स जो हैं फैमिली के, लीविंग द फैमिली इन पेन एंड एगनी एंड नॉट लेटिंग देम नो कि उनके लिए पीछे क्या था। ओके, यस। बिजनेस फैमिलीज में तो चलो फिर भी बहुत सारे लोग होते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं, हम्म। ब्रदर्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, पर जो सैलरी क्लास होते हैं उनकी तो सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम सैलरी थी। उन्होंने फर्दर कहाँ कहाँ कैसे कैसे इन्वेस्ट किया हुआ था, अगर वो अपनी स्पाउसेस को एजुकेट पैरेलली नहीं करेंगे तो बहुत चैलेंजेस आ जाते हैं। वो फिर ना लाइफ को वैसे प्लान नहीं कर पाती हैं। तो मैं तो अपनी कंसल्टेशन में अपने क्लाइंट्स को ये बोलती हूँ कि प्लीज़ हैव योर वाइफ विद यू एंड थोड़ा इन्वेस्टमेंट उनके नाम से भी करो। शी शुड ऑल्सो टेस्ट द फ्लेवर ऑफ इट कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। कई लोग कंप्लेंट करते हैं कि इसका तो खर्चने से मतलब है, एनिवर्सरी आती है कहेगी गोल्ड दिला दो, कुछ बर्थडे आएगा चलो फॉरेन ट्रिप पे ले चलो, इसको ये तो पता नहीं है पैसे आते कहाँ से हैं। कैसे पता चलेगा? आपने उसे कमाने का कभी मौका ही नहीं दिया। आप अच्छा नहीं दिया मौका, कोई बात नहीं, कोई नहीं था उसका एक्सपोज़र, अब उसे सँभालने का मौका तो दो। लेट हर मैनेज द फंड्स। आप उसे कितना पैसा देते हो कैश में लाके कि जितने में घर चल जाए। आपको पता है वो उतने में भी सेव कर लेती राइट। है ना? एक्चुअली ये हर घर की स्टोरी ये है ना? घर कर, और यस अगर यस। उनको आप अपने, एंड बिलीव मी आई हैव फैमिलीज़ जिसमें अगर लेडीज़ को फाइनेंशियल प्लानिंग और मैनेजमेंट का पार्ट बना दो, उनके पोर्टफोलियोज़ बहुत अच्छे होते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो बस इसीलिए मैं हर विमेन को यहाँ पे बैठ के एक छोटा सा मैसेज ये देना चाहूँगी कि डू पे अटेंशन कि आपके पार्टनर्स, आपके फादर्स क्या कर रहे हैं, किधर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप लोग भी कंटेंट कंज्यूम करते हैं और अब तो बहुत नॉलेज अवेलेबल है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कितने इन्फ्लुएंसर्स को आप लोग फॉलो करते हैं, कुछ तो रिटेन हो ही जाता होगा। एंड क्या पता क्योंकि आपके हस्बैंड्स काम में इतने बिजी हैं वो नहीं कंटेंट फॉलो कर सकते, आप जाइए ना अपनी एडवाइस दीजिए ना उनको एंड उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए और उनकी प्लानिंग में उनका सपोर्ट बनिए, उनका पिलर बनिए। सो दिस इज व्हाट आई टेल देम। एंड एवरी वुमन हु इज अर्निंग, उनको भी मैं यही समझाती हूँ कि अगर जिस कपल की मैंने बात करी जिन्होंने अपना लोन पे ऑफ किया, राइट। वो दोनों अर्निंग थे। उन्होंने अपने सारे एक्सपेंसेस को स्प्लिट इक्वली कर रखा था, सारी सेविंग को स्प्लिट इक्वली कर रखा है। एंड इतनी अच्छी उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग है, आज उनकी 12 साल की बेटी है जिसके लिए भी वो एक पैरेलली बिल्ड कर रहे हैं पोर्टफोलियो। मैंने उसको एक चीज़ समझाई, उसने मुझे ये कहा था कि आई एम डूइंग इट ऑल फॉर माई डॉटर। आई टोल्ड हर कि नो, यू आर डूइंग इट ऑल रॉन्ग, डू इट फॉर योर रिटायरमेंट। डॉटर विल मेक हर ओन वे, नेविगेट हर ओन जर्नी, क्योंकि तुम उसको पढ़ाई अच्छी कराओ। अगर वो इस लायक बन गई कि वो अपने करियर को इस्टेब्लिश कर लेगी ना, उसे तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है। तुम अपने पैसे अपने पास रखो अपने रिटायरमेंट पे और जियो आज, ताकि जीने का मजा आता रहे। एंड उसके लिए डिसेंट वेल्थ बनाओ, बट उसको इतना रखो लायक कि उसको वेल्थ की वैल्यू हो। और सो आपकी लाइफस्टाइल भी हर्ट ना हो, यस, बिकॉज यस, यस, क्योंकि तो इतने साल आपने लाइफस्टाइल बिल्ड करी है, हाँ। तो एट द एंड जाकर वो हर्ट ना हो, दैट्स व्हाई यू आर सजेस्टिंग दैट यस, ओनली, यस, यस। एब्सोल्युटली। एंड मैं वुमेन को एक और मैसेज देना चाहूंगी कि सिर्फ और ठीक है, आज शायद ये मैसेज इस समय पे गलत है क्योंकि वुमेन लाइक टू बाय गोल्ड मोर। तो जितनों ने जितना गोल्ड ले रखा है आज वो सब अपने अपने पार्टनर्स को बोल सकती है कि देखा हमने सही चीज ली ना। बट ऑर्नामेंट्स में लिया हुआ गोल्ड थोड़ा सा कॉस्टली होता है, बट अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी और गोल्ड में और फैशन में और क्लोथिंग में ना स्पेंड करें। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करें क्योंकि लिक्विड कैश ना आपके काम आता है। ग्रेट, ग्रेट। यस। एंड एट द एंड आप बस इतना बता दो कि आपका मार्केट के ऊपर टेक क्या है, एंड देन वी कैन एंड द पॉडकास्ट। श्योर।
मार्केट का टेक तो मैं ऐसे कहूँगी कि 2026 द इज़ द ईयर व्हिच विल नॉट डिसाइड हू विल बिकम रिच, इट विल टेल हू डिज़र्व्स टू बिकम रिच। इसका मतलब सिंपल ये है कि 18-20 months have been passed by. We have seen a lot of global unrest. US is actually putting tariffs on every country now and then, which is impacting a lot of import export. आईटी सेक्टर हमारा अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर इस टाइम पे थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, एंड ऑटोमोबाइल, ईवी, ये सब जो सेक्टर्स थे, इनमें ग्रोथ थी, बट क्योंकि कमोडिटी मेटल बहुत महंगा हो रहा है, फ्यूल ऑयल प्राइसेस, डॉलर के प्राइसेस की वजह से भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली वी आर गोइंग थ्रू अ टर्मोइल, बट आपका बिहेवियर उस टर्मोइल में कैसे निकल के आपको लेकर आता है, दैट विल डिसाइड वेदर यू विल बी वेल्दी और नॉट। एंड मोर ओवर, प्लीज ट्रस्ट द ग्रोथ जर्नी ऑफ इंडिया, बिकॉज आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। ये फेज है, ये निकल जाएगा। कोविड निकल गया, उससे पहले सारे स्कैम्स निकल गए, तो ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। हर कंट्री को अल्टीमेटली एक दूसरे से हाथ जोड़ना ही पड़ेगा, इंडिपेंडेंटली कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, ये तो फैक्ट है। क्या लगता है आपको, ट्रम्प को ये कॉन्फिडेंस है कि उसकी कंट्री में अचानक से ब्लू कॉलर जॉब्स खड़ी हो जाएंगी और अमेरिकन काम करने लगेंगे? नॉट पॉसिबल एक्चुअली। नॉट पॉसिबल ना। वो भी तब तक ही सस्टेन कर पा रहा है जब तक वहां पे लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। द डे पीपल विल स्टार्ट क्रिएटिंग प्रॉब्लम, ही विल हैव टू थिंक अबाउट इट। सो दैट इज द स्टोरी। इस एक रेजिलियंस हर एक चीज की कभी एक टाइम तक पता चलती है। तो द मोमेंट द होल अनरेस्ट विल गेट सेटल्ड, आवर मार्केट्स विल स्टार्ट परफॉर्मिंग। आई वुड से आई एम बुलिश ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, आई एम बुलिश ऑन फार्मा, आई एम बुलिश ऑन आईटी। मे बी 7 months, 8 months डाउन द लाइन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में इंटरनली बहुत रिफॉर्म्स हो रहे हैं, बट वो भी शायद 6-8 महीने बाद। बाकी और तो म्यूचुअल फंड्स आर द बेस्ट टूल, वहाँ पे सारा स्प्रेड मिल जाता है। इस टाइम पे जाते जाते एक टिप दे के जाना चाहूँगी, अगर कोई इन्वेस्टमेंट एंट्री कर रहा है तो प्लीज़ गो फॉर हाइब्रिड एंड मल्टी एसेट कैटेगरीज, दैट विल हेल्प यू मेक अ गुड वेल्थ राइट नाउ। दैट्स Thank इट। you. Thank you so much for joining the podcast, and it was great having you. थैंक यू सो मच। एंड आई जस्ट होप कि आपकी ऑडियंस ने कुछ यहाँ से वैल्यू ली होगी, Totally, और totally, उनको yes. कुछ और जानना है, तो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट एंड वेलकम द क्वेरीज। या मैंने इतना सीखा है तो ऑफ कोर्स जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा. बट इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट like investing or maybe mutual funds, you can comment down below and we can share about it in detail. And अगर आपको सेकंड पार्ट भी चाहिए इस पॉडकास्ट का तो यू कैन आप बता सकते हो कमेंट्स में. थैंक यू. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस। थैंक यू।